नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर देखेंगे 10th स्टैंडर्ड की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करें, इसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, माफ कीजिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे ये पहले देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है, हम लोग समझेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब आप जब पढ़ने बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे जब मैं आपको बोलूंगा तो आप भी क्या कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा। मतलब कि हम लोग देखने वाले हैं आज फिजिकल एंड इस टॉपिक में क्या क्या होगी, केमिकल चेंजेस के बारे में। उसके बाद डिफिनेशन देखा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। इसके बाद रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद रासायनिक समीकरण की बात होगी। जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए, अब आपका इस समस्या का हल कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के लिखें बालासर बिहार, वहां से इसका नोट्स आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ये वाला मेरी डीपी रहेगी, मतलब मैं ही दिखूंगा वहां पर। और टेलीग्राम पर जाकर के लिखें बालासर बिहार, और वहां से आप सारे पीडीएफ जितने भी 10th स्टैंडर्ड के हैं और 9th क्लास के हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको क्या करें, नोट कर लीजिए और जा करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आज भी कुछ व्यवस्था करूंगा आप लोगों के लिए। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, फिर जाकर के इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे। इसके अलावा 5वें नंबर पर इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बाद बात करेंगे विक्री गंधिता के बारे में, क्लियर। और 6ठा नंबर पर बात करेंगे हम लोग संक्षारण के बारे में कि संक्षारण होता क्या है। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिसको मैं अभी लिखने के चक्कर में नहीं हूँ। जैसे आपका हो गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरणों का संतुलन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, उपचयन उपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे और पूरा इसी में चलते रहेंगे। तो चलिए हम आप लोगों का समय खराब नहीं करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाकर लिखे बालासर बिहार, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे वहां तक। अब चलते हैं आगे। तो पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, पहले हम लोग बात करेंगे रासायनिक और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो आप ये घबराएंगे नहीं कि अच्छा हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं बोर्ड पर लिखवा क्यों नहीं रहे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से सिर्फ डिस्कशन चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पर है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो देखिएगा, प्रकृति में और आपके अगल बगल भी बहुत से बदलाव होते रहते हैं। तो उन सब बदलावों को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपको बांटा गया है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन।
जैसे आपने किसी लकड़ी को काट दिया, एक, मान लीजिए आपने कागज जला दिया, दो, फिर मान लीजिए कि आपने जो है अपने शर्ट को मोड़ दिया, तीन, मान लीजिए आपने रॉड को मोड़ दिया, चार, ठीक है। इसके बाद दूध से दही बनना, कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना, और इसके अलावा फल का पकना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होना, पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी से वाष्प बनना। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, होती रहती हैं। तो उसको हम लोग कैसे बांटते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में बांटते हैं। तो पहले तो आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन है क्या, तो इसमें याद रखिए कि वैसा परिवर्तन, क्लियर, वैसा परिवर्तन जिसमें कि पदार्थ का गुण नहीं बदलता है, केवल उसकी अवस्था बदल जाती है, उसका गुण नहीं बदलता है, तो वैसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर हम लोग चल रहे हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें कि पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का जो है आपका का पूरा गुण क्या होता है बाबू, बदल जाता है, तो वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि पानी से बर्फ बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि पानी से अगर बर्फ बन रहा है तो फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी लकड़ी को क्या करते हैं, काट देते हैं, तो लकड़ी तो रहता लकड़ी ही है, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी कागज को फाड़ दिया तो कागज ही रहता है, थोड़े आपने कागज को फाड़ा तो प्लास्टिक बन गया, ऐसी थोड़ी बात है, ठीक है। और एक बात क्या है, तो यही आपको मेनली बात याद रखना है कि वैसा परिवर्तन जिससे पदार्थ का गुण नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा स्केच है और मैंने इसको खोल दिया, तो ये अलग अलग हो गया, लेकिन ये भी प्लास्टिक और ये भी प्लास्टिक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये तो इसमें केवल सिर्फ भौतिक परिवर्तन आया। या मान लीजिए मैं अपने शर्ट को क्या करता हूँ, ऊपर की ओर ये कर लेता हूँ, तो इसमें परिवर्तन तो आया, लेकिन मैं फिर क्या कर सकता हूँ, इसको वापस ला सकता हूँ। कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन को होने के बाद आप फिर से दोबारा से उसको प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि पानी से बर्फ बनता है, ठीक है, और मान लीजिए बर्फ से पानी बना, फिर पानी से वाष्प बना, तो फिर वाष्प से पानी और फिर पानी से बर्फ बन सकता है, अर्थात वह उत्क्रमणीय होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन उसे बोलते हैं कि जब वस्तु का क्या होता है या पदार्थ का क्या होता है, गुण बदल जाता है। कागज जब जल जाएगा तो फिर कागज मिलेगा ही नहीं। इस बार आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको चिट्ठी दिया और आपने जला दिया, ठीक है, तो उसमें हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भी आप कर सकते थे, लेकिन फिर वो बोलती कि तुमने तो मेरा चिट्ठी जला, इसको ये कर दिया। अब यहाँ पर इस बात को देखिएगा कि इसमें क्या होता है, पदार्थ का गुण ही बदल जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, जब दूध से जब दही बनता है तो फिर दही से दूध नहीं आ सकता है। इसके अलावा बाबू फल का पकना, जब एक बार फल क्या हो गया, पक गया, तो फिर वो कच्चा थोड़े हो जाएगा जी। इसके अलावा लोहे पर क्या हो जाता है जी, जंग लगना, ठीक है ना, तो लोहे पर जंग लगना। फिर जाकर के आप ये देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना और कागज का जलना। देखिए जलने वाली जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें क्या आ जाती है, रासायनिक परिवर्तन में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भाई साहब बात करेंगे तो ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल है, इसको हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं। चलिए कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, और जब वो कैंडल क्या कर रहा है, जल रहा है, तो मोमबत्ती का जो जलना है, मोमबत्ती का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। लेकिन जो मोम उसमें से पिघल रहा है, मोम का पिघलना, ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंजेस है। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि जब मोमबत्ती जलता है तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। चलिए तो अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के डिफिनेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वही बोलूँगा जो आप लोग एग्जाम में लिख पाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं कि
यहाँ पर जैसे कि है, अब अगला टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से चलते हैं, फिर एग्जाम्पल पर भी हम लोग एग्जाम्पल लेना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है भाई साहब, ये गैस है, ये बताऊंगा मैं ये कैसे लिखा जाता है। और फिर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, गैस है, माफ कीजिएगा। और इसको जब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब अब मिलता है आपस में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। और वो किस में बन जाता है जी, लिक्विड में। अगर इसको बैलेंसिंग करेंगे, बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। ये वाला एरो का सिंबल क्यों दिया, यहाँ पर G क्यों लिखे हैं, और फिर जहाँ ये L क्यों लिखे, सारी बातें बताएंगे। बस सोचो कि ऐसा हो रहा है। ये H2 है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, और जब आपस में मिल गया तो भाई साहब ये क्या बन गया, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका पानी। इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आप बोलिए क्या सर आएगा, तो यही लिख देंगे कि ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बन गया, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है फटफट की आवाज के साथ जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है बाबू, जलाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन दोनों मिल गए तो बुझाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों मिल गए तो क्या करते हैं, बुझाते हैं। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों गैस में थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, लिक्विड में हो गए। अब इस बात को थोड़ा सा और गहनता से समझिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग किसने लिया, बता रहे हैं। देखिए अब ऐसे समझो, नॉर्मली समझो, या ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, और यहाँ पर ये जब दोनों आपस में मिले तो एक नया गुण वाला पदार्थ हम लोगों को क्या हुआ, मिल गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बोल सकते हैं कि दो पदार्थों या दो से अधिक पदार्थों या एकल पदार्थों के मिलने से अगर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सी डिफिनेशन थी। साइंस के डिफिनेशन में क्या बोलेंगे, देखिए अब ये लोग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, अभिकारक के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो उनसे भाई साहब मिलकर के तैयार होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। अगर अभी भी अभिकारक और उत्पाद नहीं समझ में आए तो आप समझिए, जैसे आपने क्या किया कि हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में आप लोग मिला रहे हो तो रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए लेबोरेटरी में, चाहे ऐसे भी आपके दिमाग में कुछ आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए आप जिन जिन पदार्थों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लाते हैं, उसमें आप रिएक्शन कराना शुरू करते हैं, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिकारक के नाम से जानते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल क्या है, सॉरी, वो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो आपकी मम्मी ने आलू लिया, फिर उसमें नमक लिया, फिर पानी लिया। तो एक मोटा मोटी एग्जाम्पल में आप समझिए कि मम्मी ने जब आलू, पानी, नमक और भी कुछ मसाला डाला होगा तो उन सभी को अभिकारक, माने एक व्यवस्था के अनुसार उसको अभिकारक बोला जा सकता है। तो जिन जिन पदार्थों से आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जिन जिन पदार्थों को लेकर के आप रासायनिक अभिक्रिया कराना चाहते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो अभिकारकों के मिलने से एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। अब ऐसा नहीं कि आप ईंटा ले लिए और बालू ले लिए और आपस में मिला दिया और बोले ये देखिए दोनों मेरा अभिकारक है और यहां से ये निकल गया उत्पाद। नहीं, दिमाग में क्या बात याद रखना है कि अभिकारकों के मिलने से या टूटने से एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तभी कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब ये नहीं ये प्लास्टिक हो गया, उसमें थोड़ा कागज काट करके डाल दिया, पानी डाल दिया, ये देखिए सर रासायनिक अभिक्रिया हो गई। नहीं, वहां पर एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं मिलेगा, उसमें प्लास्टिक का ही प्रॉपर्टीज रहेगा, कागज वाला ही प्रॉपर्टीज रहेगा और पानी वाला ही प्रॉपर्टीज रहेगा। तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखा जाए कि वैसे पदार्थ जिनको मिलाने से एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, वैसे स्थिति में इसको रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तब आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारकों के मिलने से या टूटने से, एक टूटने से क्यों हम मिला रहे बताएंगे,
फिर से सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें अभिकारकों के मिलने से एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको उत्पाद कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अभिकारकों के मिलने से या टूटने से एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभिकारक समझ में आ गया, उत्पाद समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कहां कहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो कैसे कि पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या किसी आप लेबोरेटरी में चले गए वहां से आपको कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या कोई आदमी आकर के मेरे पास बोले कि देखो ना ये मैंने दो चीजें मिलाई और एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ मिल गया, तो मुझको कैसे पता लगेगा भाई साहब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई ना। अभी जैसे कि मैंने मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एग्जांपल दे दिया और पानी बन गया, तो वहां तक तो आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई साहब वहां पर एक नए गुण वाला पदार्थ मिल गया। तो कैसे होगा? आपको कोई लोहा लेकर के आया और फिर बोला कि देखो देखो इस पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो हाउ डू यू फाइंड दैट कि आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो ही रही कि नहीं हो रही है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हो सकता है। कहने का मतलब अब कैसे पता लगाइएगा। तो पहले नंबर पर ये देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, कलर चेंज हो जाएगा, COLOUR, कलर चेंज हो जाएगा। अब ये जैसे कि देखिए लोहा होता है, जब दुकान से लोहा मान लीजिए कील खरीद करके लाते हैं, तो जब दुकान से आप लोग कील खरीद करके लाइएगा तो वो पूरा व्हाइट होता है, या जो भी जिस कलर का होता है। कुछ दिन के बाद अपने घर में रख देते हैं, मान लीजिए घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कुछ दिन के बाद देखिएगा तो लाल भूरा हो जाएगा। तो अब आप वहां पर बोल सकते हैं कि वहां पर रंग में परिवर्तन हुआ। अभी नहीं किसी के एक तबलाक मार दिया आप लोग और बोलेंगे कि इसके रंग में सर परिवर्तन हो गया, गाल के रंग में, अब इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ। भाई साहब उसके अंदर तो रासायनिक परिवर्तन होगा, फिर बाद में वो आपके अंदर जो रासायनिक परिवर्तन करेगा वहां से जो उत्पाद निकलेगा आपके पीटने के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बातें ना करेंगे कि ऐसा नहीं कि किसी के जाके चेहरे पर रंग लगा दिए और बोले कि देखिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से क्या देखा गया कि जो लोहे पर की जो कील थी, ठीक है ना, तो आपका जो कील का क्या हो गया, रंग बदल गया, तो बोलेंगे वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो दूसरे नंबर पर क्या देखा गया? रंग में परिवर्तन। इसके अलावा बाबू मैं पहचान के तरीका बता रहा हूं, तापमान में क्या हो गया? परिवर्तन, ठीक है ना। तापमान में परिवर्तन कहने का मतलब कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि तापमान में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया, टेम्परेचर जो है क्या हो गया? आपका चेंज हो गया। अब भाई साहब टेम्परेचर चेंज कहने का मतलब जैसे कभी आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो चूना लगाया जाता है, चूना घर में चूना कौन लगा दिया जी, कहने का मतलब जो दीवालों का ये पोचाड़ा बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, दीवालों को पेंट करने के लिए जो है ना चूना का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिएगा कि जहाँ पर ये चूना घोला जाता है, हम लोग की तरफ नाद में घोल देता है लोग, तो मतलब जैसे एक टब होता है उसमें घोलने के लिए देखिएगा, तो उसमें जब वो लेबर आपको पानी मिलाएंगे तो उसको उसमें देखिएगा तो वहाँ पर एक गर्माहट महसूस होती है, मतलब गर्मी निकलने लगता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुई है, ठीक है ना। या मोमबत्ती भी जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, या दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा? टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्लियर। तीसरे नंबर पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि उसमें जो है अवस्था परिवर्तन होगा। तो अगर कहीं पर, ये जरूरी नहीं है कि अवस्था परिवर्तन हुआ तो रासायनिक परिवर्तन ही हो, क्योंकि बर्फ से जब पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, तो वहां पर भी देखा जाता है कि अवस्थाएं में परिवर्तन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। हो सकता है कि रासायनिक माफ कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है। अभी अभी पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि उसमें अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चौथा नंबर, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। इसके अलावा क्या देखा जाएगा कि प्रकाश, हाँ, गैस का निर्माण हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल बात है, आपको लगता होगा
कहीं कहीं पर कुछ लीकेज वगैरह होता होगा या कहीं कहीं पर आग लग जाता होगा या कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर गैस का निर्माण संभवतः होता ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी तो इस चैप्टर के जब अंदर चलेंगे हम लोग कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर से आपकी समस्या आएगी कि ये क्यों लिख रहे हैं, हम बताएंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। फिर अगर ये देख लीजिए कि H2SO4 जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, अगर मान लीजिए कि उसमें आपने पोटेशियम डाल दिया तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, K2SO4 और फिर जाकर के हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यह एक और भाषा में जब भी आप एसिड में अगर आप कोई मेटल डालते हो, धातु डाल देते हो, तो उसमें आपको क्या माने, अम्ल में जब आप धातु डालते हो तो वहां से भी एक गैस निकलती है, इसको हम हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। अब ये चैप्टर के अंदर की बात है, लेकिन आप समझिए गैस का निर्माण होता है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रकाश का निर्माण हो जाता है। प्रकाश का निर्माण, ठीक है ना। जैसे कभी मान लीजिए कि कहीं पर मान लीजिए कैंडल जल रहा है तो वहां पर आपको लाइट निकलेगा ही, ठीक है ना। इसके अलावा जो है प्रकाश का निर्माण, गैस का निर्माण, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और भाई साहब अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके बारे में थोड़ा चैप्टर के अंदर बात करेंगे अवक्षेप के बारे में। और 7वें नंबर में बात करेंगे कि ध्वनि का भी निर्माण हो जाता है। मोटा मोटी भाषा में एकदम क्लियर समझो। देखो यहाँ पर मैंने प्रकाश का नाम ले लिया, यहाँ पर मैंने तापमान का नाम ले लिया और यहाँ पर ध्वनि का नाम ले लिया। ये तीनों ऊर्जा ही है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे गैस और एक और एग्जाम्पल, तो फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये तो था रासायनिक परिवर्तन, आप पहचान सकते हैं। अगर ये चीजें एक साथ नहीं, इनमें से कोई एक भी या 2 3 4 कोई भी अगर क्रिया हो रही है, ऐसा नहीं कि ये सारी क्रिया एक साथ हो तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लेंगे लोग। आप आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक यहाँ दिख रहा है ना एडिटर, अच्छा। रासायनिक अभिक्रिया के अगर आप लोग थोड़ा एडिटर के नाम पर क्या कीजिए कि लाइक वगैरह किया कीजिए एडिटर के नाम पर। मेरे नाम से तो आप लोग न जाने क्या सोचते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्या भाई साहब, चैप्टर के भी नाम पर कर देना यार और शेयर करो, ठीक है ना। ये एकदम चैप्टर शुरुआत हो रहा है, केमिस्ट्री की पूरी सीरीज चलेगी। 10th स्टैंडर्ड की पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा और बायोलॉजी भी और सोशल स्टडी भी, ठीक है ना। तो यहाँ से लगे रहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो डाल करके और हल्ला कर रहे हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। शुरू से आप देख लीजिएगा। आप लोग जो जब से ये चैनल बना हुआ है तो रेगुलर इसमें वीडियो आ रहे हैं, एक दो दिन गैप करके, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए रासायनिक ऐसा नहीं कि बस भाई साहब बना लिया और इस पर चिल्ला रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के क्या देख रहे हैं हम लोग, उदाहरण के देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से। तो सबसे पहले भाई साहब आप देखो, दूध से क्या बनना, दही बनना, ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, दूध से दही बनना, कागज का जलना। अच्छा सर, तो आप लिखवा रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही है जी। तो रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तन ही है कागज का जलना। फिर इसके बाद देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। प्रकाश संश्लेषण के बाद आप देख लीजिए लोहे पर जंग लगना। अब तो आप कितना भी एग्जाम्पल दे दोगे, लोहे पर क्या करना, जंग लगना। दूध से दही बनना, कागज का जलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना, फल का पकना, फल का पकना, ठीक है ना। ये सारे जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बालासर बिहार पर जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, मेरा ही चेहरा दिखाई देगा आप लोगों को, और वहां से आप लोग ये सारी चीजें डाउनलोड किसी नोट्स इसका इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हो गया लोहे पर जंग लगना, फल का पकना, कागज का जलना, प्रकाश संश्लेषण, दूध से दही बनना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के, माफ कीजिएगा, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। टाइम है ना हमारे पास, हाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में। फिर रासायनिक समीकरण भाई साहब होता क्या है, देखे तो वो वाला थोड़ा इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अब रासायनिक समीकरण के बारे में। देखो भाई साहब, समीकरण क्या इसमें भी मैथ आ गया क्या सर? नहीं बच्चा, अब यहाँ पर केमिकल क्या बात करते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब रासायनिक समीकरण के बारे में देखा जा रहा है कि क्या कहानी होती है। एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, और स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फेट में सोडियम मिलाया जाता है, सोडियम क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब सोडियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, सेकंड नंबर ऐसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा क्या है मतलब इतना स्टेटमेंट है। तो जब हाइड्रोजन सल्फेट में सोडियम मिलाया जाता है तब सोडियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यह पूछ देगा कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इस पूरी व्यवस्था को हम लोग समीकरण के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, जो जो चीज मिलाई गई, ध्यान दीजिएगा, जो चीज मिलाई गई, जैसे बोला गया कि हाइड्रोजन सल्फेट में सोडियम मिलाया गया, एक हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम से अभिक्रिया करता है तब, दो या बोलेगा कि हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम से अभिक्रिया, ये जितनी भी बातें आएंगी, मिलाना, अभिक्रिया करना, क्रिया करना, इन सबको अभिकारक के श्रेणी में रखेंगे। मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले अभिकारकों को पहचानो, जिसको जिसको मिलाया गया या अभिक्रिया किया या डाला गया, ठीक है, उनको अभिकारक के श्रेणी में लिखेंगे। देखो कौन कौन मिलाया जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट में सोडियम मिलाया गया। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे पहले कि हाइड्रोजन क्या, माफ कीजिएगा इसको हिंदी में लिख देते हैं। देखिएगा आप कैसे लिख रहे हो कि भाई साहब ये रहा हाइड्रोजन सल्फेट और मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, उन शब्दों के लिए आप प्लस का सिंबल दोगे। और यहां पर आप क्या लिख रहे हो, यहां पर आप लिख रहे हो सोडियम मिलाया जाता है तब, या उसमें ये भी वर्ड रहेगा फलस्वरूप। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो जो उत्पाद बनता है, देखो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो उनसे जो चीजें बनती हैं वो क्या बनती है हम लोगों की, इनसे जो चीजें बनती है उसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और यहां पर फिर जो सेकेंड प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अब भाई साहब ये समझो, ये इधर अभिकारक और इधर उत्पाद। अब इसी को संकेत के रूप में लिखना है। जिन विद्यार्थियों को ये चीजें नहीं आती है कि हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, रासायनिक समीकरणों का पढ़ना और लिखना, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। तो चलिए देखिएगा, तो यहां पर क्या है, इसको आप सांकेतिक रूप में लिखते हैं। सबसे पहले यह बात समझिए रासायनिक समीकरण है क्या। तो अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है, फिर सुन लीजिए, अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेत के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है उसको हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब भाई साहब यहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र लिखना है। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। ये क्या होता है, H2SO4, और यहां पर क्या हो जाएगा Na, ठीक है ना। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला और रीड कैसे करते हैं, ठीक है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फेट में मैंने सोडियम डाला तो हमारा क्या बना भाई साहब, सोडियम सल्फेट। अब इसका सूत्र आप लोगों को पता है, Na2SO4, और ये रहा हमारा हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, मैं बैलेंस के बारे में बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2, क्लियर है, ये दो हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है ना, ओके।
अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसमें अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन वगैरह कैसे किया जाता है। तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड ये ऐसे भी दे सकता है सॉरी और ऐसे भी दे सकता है। तो जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में H2 और ऑक्सीजन के बारे में O2 और हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O। अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस के बारे में बाद में बताएंगे। 2 और 2 क्लियर है। अब अगले दिन हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।